Good morning to all of you. From today, we are going to start in the new topic and the very important issue that is known as the life and achievements of the great Indian Emperor Ashok, the great Ashok Mahan. As you know that he was a very famous emperor of Mauryan dynasty, not only Mauryan dynasty or Indian history, but he has a very proper role, he has a very important role in the world history also. So he is a very famous emperor. आते हैं, if you go through the sources of history we find that there are so many historical evidences that reveal the history of Ashok and Mauryan dynasty too. आते हैं अशोक महान जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया. As you know that his father Bindusar died in 273 BC. It is believed that there was a succession war after the demise of his father, so that takes the time of 4 years, so that the coronation of Ashok took place in 269 BC. ये माना जाता है कि 273 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उसके 4 वर्षों तक एक सक्सेशन वार उत्तराधिकार युद्ध चला. उस उत्तराधिकार युद्ध के बाद अशोक गद्दी पर बैठे, इसीलिए इसमें बिंदुसार की मृत्यु और अशोक के राज्यारोहण के बीच में 4 वर्ष का गैप हमको प्राप्त होता है. आते हैं अशोक महान जिन्होंने कई उपाधियां धारण की. he took the so many titles like देवनाम प्रियदर्शी. इसे अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, अशोक को शाक्य कहा गया है, अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा गया है, अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है, इसे रायो अशोका कहा गया है. देयर आर सो मेनी टाइटल्स दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर अशोक. आते हैं थोड़ा सा देवनाम प्रियदर्शी. माना जाता है कि देवनाम प्रिय जो है वह देवताओं के प्रिय के रूप में यह उपाधि जो धारण किया, यह ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट से लिया गया था. और ऐसा माना जाता है कि देवनाम प्रिय जो है यह उपाधि जो अशोक के लिए यूज की गई है, इस उपाधि का अशोक के नाम के साथ जो इक्वेशन किया गया है, जो समीकरण स्थापित किया गया है, उसे जॉर्ज टर्नर महोदय ने स्थापित किया है. जॉर्ज टर्नर महोदय जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु टोल्ड दैट देवनाम प्रियदर्शी इन टाइटल वॉज यूज्ड फॉर अशोक. ओके, दूसरा थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. तो अशोक के कई अभिलेखों में देवनाम प्रिय कहा गया है. प्रायः कुछ अभिलेखों की बात छोड़ दिया जाए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा हर जगह अशोक को देवनाम प्रिय ही कहा गया है. अशोक के अलावा और कौन है? अशोक के अलावा माना जाता है कि अशोक के पौत्र हैं दशरथ जिनको भी देवनाम प्रिय कहा गया है. कहाँ पे कहा गया है? इन्हें कहा गया है नागार्जुनी पहाड़ी लेख है. यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है. इस नागार्जुनी पहाड़ी लेख में दशरथ को भी देवनाम प्रिय कहा गया है. साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस that was written by विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, that is known as the first spy text of संस्कृत लिटरेचर. इसे संस्कृत साहित्य का प्रथम जासूसी ग्रंथ भी कहते हैं. मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रियदर्शन कहा गया है. प्रियदर्शन कहीं कहीं इसको प्रियदर्शन भी कहते हैं, प्रियदर्शन या प्रियदर्शन. ठीक है, प्रियदर्शन कहा गया है. आगे देखते हैं. इसी तरह अजातशत्रु को एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है औपपातिक सूत्र. औपपातिक सूत्र में अजातशत्रु को भी देवनाम प्रिय कहा गया है. और इसी तरह आपके जो श्रीलंका के शासक हैं तिस्य को भी देवनाम प्रिय कहा गया है, श्रीलंकन एम्परर. ठीक है, तो बहुत सारे इतिहास हिस्टोरियंस हैं जिनको, बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिनको अलग अलग उपाधियाँ या इसी प्रकार की उपाधियाँ दी गई हैं. आते हैं आगे. अशोक को
रूपनाथ इंस्क्रिप्शन में अशोक को शाक्य कहा गया है। रूपनाथ इंस्क्रिप्शन में अशोक को शाक्य कहा गया है, जबकि मास्की लेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की लेख दैट वाज फाउंड फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे अशोक को क्या कहा गया है आपका, सॉरी मास्की जो लेख है वो आपका कर्नाटक में है। ओके, तो मास्की लेख में अशोक की उपाधि क्या है आपका, बुद्ध शाक्य है। इसी तरह याद रखिएगा, बुद्ध शाक्य अशोक को कहा गया है। रूपनाथ अभिलेख में अशोक को केवल और केवल शाक्य कहा गया है, जबकि अशोक की रानी है देवी, इनको कहा गया है शाक्य कुमारी। अशोक की रानी एक है देवी, इनको कहा गया है शाक्य कुमारी। और इसी तरह महात्मा बुद्ध को अशोक के रुम्मिनदेही इंस्क्रिप्शन जो आपका नेपाल की तराई में पाया गया है, रुम्मिनदेही इंस्क्रिप्शन में अशोक की जो उपाधि है, रुम्मिनदेही अभिलेख में महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि हिर बुधे जाते शाक्य मुनि च, तो यहाँ पे शाक्य मुनि का जन्म हुआ है। ये कहाँ पे कहा गया, ये आपका रुम्मिनदेही इंस्क्रिप्शन कहा गया। रुम्मिनदेही इंस्क्रिप्शन it is supposed the smallest inscription of Ashok, and it is also believed that it was the only one inscription that was related to the इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। यह मौर्य वंश का अशोक के अभिलेखों में एकमात्र आर्थिक प्रकृति का, आर्थिक नेचर का, इकोनॉमिक नेचर का यह एकमात्र इंस्क्रिप्शन है, रुम्मिनदेही इंस्क्रिप्शन। इसमें हमको कहा गया है। जबकि अगर यहीं पे देखें, जबकि आप जो कनिष्क हैं, कनिष्क के सिक्कों पे जो बोडो टाइप ऑफ कॉइन्स था जिसमें बुद्ध को पहली बार दर्शाया गया है, उसमें महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है, शाक्य मुनि कहा गया है। ठीक, याद रखिएगा। जबकि वर्तमान शाक्य मुनि अगर पूछेगा क्वेश्चन, तो वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है आपका, वर्तमान शाक्य मुनि दैट वाज द टाइटल ऑफ ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि, प्रेजेंट शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और ठीक है, जबकि एक गंधार के शासक हैं नग्नजीत, गंधार के शासक नग्नजीत को पच्चेक बुद्ध कहा गया है। पच्चेक बुद्ध कहा गया, गंधार के शासक नग्नजीत को पच्चेक बुद्ध कहा गया है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह है कि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। बुद्धा इन डिस्गाइज्ड फॉर्म, प्रच्छन्न बौद्ध, छिपा हुआ बुद्ध, या इसे कहते हैं लैटेंट बुद्धा, LATENT, लेटेंट बुद्धा। ठीक है, तो बहुत सारी उपाधियां हैं, आते हैं एक और देखते हैं। अब हाँ, पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है, जबकि अशोक की एक बड़ी फेमस बात है रायो अशोका। रायो अशोका जो है, यह एक कर्नाटक में कंगनहल्ली स्थान है, वहाँ से एक स्तूप मिला है। उस स्तूप की वेदिका पे जो रेलिंग्स है, वहाँ पे उस रेलिंग्स पे अशोक की उपाधि मिलती है रायो अशोका। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल दैट हैज बीन यूज्ड फॉर अशोक। ओके, अगला देखते हैं। अशोक को शुरुआत में कामाशोक, चंडाशोक, कामाशोक कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जिसे कहा गया धर्माशोक। तो इसकी एक उपाधि है धर्माशोक, एक उपाधि इसकी है धर्मराज, एक उपाधि इसको पनगुड़िया अभिलेख है, पनगुड़िया अभिलेख जो है, या इसे कहीं के लिखते हैं पनगुड़िया। जो पनगुड़िया अभिलेख है, मध्य प्रदेश से मिला है। अशोक को यहाँ पे महाराजकुमार कहा गया है। अशोक की एक और उपाधि है आपका उज्जैन करमोली कहा गया है। अशोक को मगधराज भी कहा गया है, याद रखिएगा। अशोक की एक उपाधि है मगधराज। ठीक है, तो अशोक को भाब्रू अभिलेख में में लाजा मागधे, मगध राजा कहा गया है। तो कहाँ पे, भाब्रू अभिलेख में कहा गया है। और भाब्रू अभिलेख में ही बुद्ध धम्म संघ के प्रति बुद्ध ने अशोक ने आस्था व्यक्त किया है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो गया मगधराज। और याद रखिएगा, मगधराज एक उपाधि है हर्षवर्धन की, जिन्होंने 641 ईस्वी में मगधराज की उपाधि धारण किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। एक और उपाधि है जिसे कहते हैं पूज्य तेजो बलिद्रुके। जो पूज्य तेजो बलिद्रुके उपाधि है,
इसका इसका हमको चर्चा मिलती है। कहा जाता है कि अशोक की क्या हुआ कि जब बिंदुसार ने अपने अंतिम समय में पिंगल वत्स नामक एक सन्यासी को सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा परखने के लिए रखा, उनको एग्जामिन करने के लिए नियुक्त किया कि सबसे योग्य कौन है साम्राज्य के लिए। तो उसमें से कहा जाता है, उसमें सबसे जो बलशाली सबसे योग्य निकले वो अशोक हुए। इसीलिए अशोक को कहा गया है पूज्य तेजो बलिद्विके। ठीक है, पूज्य तेजो बलिद्विके। किसने? पिंगलवत्स ने इन लोगों का परीक्षण किया था। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा और अशोक के अगर सारे अभिलेखों की चर्चा करें तो अशोक को 4 अभिलेखों में जो है वह अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलते हैं, नहीं तो अन्य जगह जो है अशोक के अलग अलग नाम जैसे देवनाम प्रिय, बुद्ध शाक्य आदि नाम मिलते हैं। शाक्य, बुद्ध शाक्य आदि। जो 4 प्रमुख अभिलेख हैं उनमें आपके हैं मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उडेगलम, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एंड उडेगलम। ठीक है, दीज आर 4 इंस्क्रिप्शन इन विच वी फाइंड द नेम ऑफ अशोक। इसमें अशोक का नाम जो है अशोक दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने चर्चा किया था कंगनहल्ली स्तूप में रायो अशोका नाम दिया गया है, पुराणों में अशोक वर्धन दिया गया है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। मास्की में याद रखिएगा, मास्की इंस्क्रिप्शन में अशोक का जो पहली बार नाम पढ़ा गया है वह पढ़ा है बीगल महोदय ने। मास्की अभिलेख में अशोक का पहली बार जो नाम पढ़ा गया है उसे बीगल महोदय ने पढ़ा है, जबकि अशोक का जो पहला इंस्क्रिप्शन है जो पढ़ा गया है वह अशोक का पहला इंस्क्रिप्शन है दिल्ली टोपरा। ठीक है, अशोक का पहला जो है पढ़ा गया इंस्क्रिप्शन कौन सा है? दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा अशोक का पहला इंस्क्रिप्शन जो पढ़ा गया है, और अशोक का पहला जो खोजा गया इंस्क्रिप्शन है वह आपका है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ, जिसे फादर टिफिन थेलर ने 1750 में खोजा था। दिल्ली मेरठ फादर टिफिन थेलर ने खोजा था। इनका नाम है फादर टिफिन थेलर। इन्होंने पहला इंस्क्रिप्शन खोजा 1750 में, जिसे पहली बार जबकि पढ़ा गया कहाँ पे? देखिए मेरठ में था, बाद में ले जाके दिल्ली में रखा गया, इसका नाम हो गया दिल्ली मेरठ। टोपरा हरियाणा के पास है, हरियाणा से प्राप्त हुआ टोपरा से, इसे रखा गया दिल्ली में। और इसको पहली बार किसने पढ़ा? इसे अशोक का पहला इंस्क्रिप्शन जिसे पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है इसे 1837 में। तो 1837 में पढ़ा गया है, 1850 में खोजा गया इंस्क्रिप्शन है। ये दोनों इंस्क्रिप्शन जो हैं ये अपने मूल स्थान से उठा के ले जाके बाद में दिल्ली में रखे गए, जिसकी सूचना हमको फिरोज तुगलक के समय में शम्स-ए सिराजे अफीफ ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है आपके तारीख फिरोज शाही, जिसे लिखा है शम्स-ए सिराजे अफीफ ने। उसमें इसकी जानकारी मिलती है, और उसमें जानकारी मिलती है कि इन स्तंभों को, ठीक है, स्तंभों को लगभग 13 पहियों वाली गाड़ी से ले जाया गया था। कहीं कहीं 42 पहियों वाली गाड़ी तक का उल्लेख मिलता है ओवरऑल। तो इसे वहाँ से ले जाके आपका दिल्ली में रखा गया, जो इसके बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। So now come to the another segment of the question, that is the sources of history. If you go through the sources of history, you find that there are so many literary sources, inscriptional sources, and foreign accounts that reveal the history of Ashok and as well as the history of Mauryan dynasty. In this stage, first is Deepvans, Mahavans. Both are सिंघली टेक्सिस, बोथ आर आपका ये जो दोनों हैं दक्षिण आपका श्रीलंका के ग्रंथ हैं। इन श्रीलंका के ग्रंथों में हमको मुख्यतः अशोक के तिथि निर्धारण, अशोक की जो क्रोनोलॉजी है उसके तिथि निर्धारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ हमको अशोक के समय हुए उत्तराधिकार युद्ध के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें हमको अशोक के समय के जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जो अशोक के शासनकाल के 17वें वर्ष में हुई थी, इसकी भी जानकारी हमको दीपवंश से प्राप्त होती है। तो दीपवंश महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका। एक हो गया दीपवंश, दूसरा हो गया महावंश हो गया। तीसरा देखते हैं दिव्यावदान है। दिव्यावदान भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो अशोक के प्रारंभिक जीवन से लेकर अशोक के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रदान करता है। राजतरंगी ऑफ कलहर, दैट इज आल्सो a very important source of history. राजतरंगी
राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का समुद्र, ठीक है। तरंगिणी मतलब होता है समुद्र, राजाओं का समुद्र, इसे कहते हैं राजतरंगिणी। ओके, तो यहाँ से भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आते हैं अगले सोर्स पे, पहले देखते हैं थोड़ा सा Huan as you know that who came to India in 629 AD, he wrote a very famous book named सीयूकी, जिसमें भारत को इंटू का मतलब होता है चंद्रमा का देश, ठीक है। तो इसमें भारत को चंद्रमा का देश कहा गया है। इसकी जो किताब है सीयूकी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन पुष्यभूत डायनेस्टी, एंड आल्सो इट इज रिलायबल, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी टू। अब इसमें देखते हैं ह्वेनसांग का जो आपका सीयूकी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीयूकी जो ग्रंथ है, इसका आगे चीज का मतलब होता है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी पाश्चात्य संसार के लिए। इसका मतलब होता है, सीयूकी का मतलब होता है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न पश्चात संसार के लिए। इसको आगे चल के अंग्रेजी अनुवाद किया है सैमुअल बिल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। किस नाम से किया? इन्होंने किया बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसी नाम से इसका अंग्रेजी में बात किया गया। सैमुअल बिल के दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो इनसे भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन्होंने यह बताया कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, इसकी जानकारी देते हैं। इन्होंने अशोक के स्तंभ लेखों की बात किया है, और इन्होंने अशोक के 15 स्तंभों को देखा था, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ही हैड सीन द 15 पिलर्स ऑफ अशोक, तो उन्होंने अशोक के 15 पिलर्स की चर्चा किया है। जबकि एंडर सोर्स दैट इज फाहियान का मतलब होता है, द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान, ठीक है। फाहियान के ग्रंथ का नाम है फोकोकी का मतलब होता है द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान, द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान, फोकोकी। इसको आगे चल के अंग्रेजी में अनुवाद किया जेम्स लेगे ने। जेम्स लेगे ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश विद द नेम ऑफ, इसका नाम है A Record of Buddhist Kingdoms। ठीक है, इसका अंग्रेजी में बात आगे चलकर रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम्स नाम से किया गया, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा इसके नाम में देख लीजिएगा, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स, इसका नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स। ओके, आते हैं थोड़ा सा और दूसरे सोर्सेस पे। देयर इज एंड इंपॉर्टेंट सोर्स दैट इज तारानाथ ऑफ तिब्बत। ही रोट 2 फेमस बुक्स, कंगयूर एंड तंगयूर। कंगयूर एंड तंगयूर, 2 ग्रंथ है, कंगयूर तंगूर। आपका ये दोनों फेमस ग्रंथ है, जिसे लामा तारानाथ ने लिखा है, जो तिब्बत के थे। इन्होंने भी मुख्यतः सक्सेशनवाद की चर्चा किया है। साथ ही साथ इन्होंने बिंदुसार के बारे में भी जानकारी दिया है। इन्होंने आपके अशोक के इतिहास के बारे में भी जानकारी दिया है, तो ये भी आपके एक महत्वपूर्ण सोर्स हैं। आते हैं अगले, अगर आधुनिक हिस्टोरियंस की बात करें, उसमें जो प्रमुख है, एक तो आपके हैं एक कलिंघम महोदय ने, जिन्होंने कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ लिखा है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यह जो कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम है, यह कई भाग में लिखा गया है, जिसे अलग अलग समय पे अलग अलग इतिहासकारों ने इसे कंपोज किया है, ठीक है। जिसमें मुख्य योगदान जो है आपका है
कनिंघम जी का है। तो कनिंघम जी ने जो लिखा है यह आपका है कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह आज डी.आर. भंडारकर जी हैं जिन्होंने अशोक का पूरा इतिहास भंडारकर महोदय ने अशोक का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा है और उस बुक का नाम है अशोक। रोमिला थापर एक अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं मौर्य वंश के, जिन्होंने कई किताब लिखी है। आपका उनका बड़ा फेमस है अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। आजकल उनकी एक लेटेस्ट बुक अभी आई है द डिसेंट वॉयस, एक किताब आई है मौर्य रिविजिटेड, उनकी बड़ी किताब, हाँ फेमस किताब है। तो ये सब भी वर्तमान प्रमुख इतिहासकार रहे हैं जो अशोक के इतिहास और खासकर मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इसी तरह अगर इंस्क्रिप्शन पे जाएं तो इंस्क्रिप्शन सोर्सेज में सबसे पहले तो आपका अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अशोकन हिस्ट्री एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उन इंस्क्रिप्शंस को हम 5 भागों में बांटते हैं। एक तो उसमें पहला हो जाता है आपका मेजर ऑफ एडिक्ट, आपके बृहद शिलालेख। दूसरे हो जाते हैं माइनर ऑफ एडिक्ट, आपके लघु शिलालेख। तो पहला हो जाता है बृहद शिलालेख जो बड़े हैं, बड़े चट्टानों पे लिखे गए हैं जिनमें 14 बातें लिखी गई, इसीलिए इसे चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं। इसे चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं। दूसरे आपके माइनर एडिक्ट हैं जिन्हें आप लघु शिलालेख कहते हैं। जो आपके बड़े शिलालेख हैं आपके, ये कुल मिला के 8 स्थानों से पाए गए हैं जिनमें 14 बातें हैं। यद्यपि 11वीं 12वीं 13वीं बातें जो हैं वह आपके धौली और जौगढ़ में नहीं प्राप्त होता है। उसके स्थान पे 2 अन्य एडिक्ट जारी कर दिए गए हैं जिन्हें प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख और द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख कहते हैं। ये सब की चर्चा हम लोग शिलालेख वाले सेक्शन में डीपली करेंगे। ओके, आते हैं लघु शिलालेख है जो कई जगह से आपके प्राप्त होते हैं। रूपनाथ से प्राप्त हुआ है, उसके बाद आपके मास्की से प्राप्त हुआ है, गुर्जरा से प्राप्त हुआ है, बहुत सारी जगह से प्राप्त हुए हैं। अगले आपके आते हैं जो आपके हैं मेजर पिलर एडिक्ट। आपके मेजर पिलर एडिक्ट जो है वो स्तंभ लेख हैं, बृहद स्तंभ लेख। दूसरे अगले हैं आपके माइनर पिलर एडिक्ट, इसका मतलब आपका है लघु स्तंभ लेख हैं जो आपके बृहद स्तंभ लेख है। ये इनमें 7 बातें लिखी गई हैं जो 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। दिल्ली टोकरा, दिल्ली मेरठ, उसके बाद आपका है रामपुरवा है, कौशाम्बी है, प्रयागराज जिसे आप कहते हैं, लौरिया रंदनगढ़ है, लौरिया राज्य है, ठीक है। और माइनर जो है आपके सांची, सारनाथ, हाँ कौशाम्बी, बहुत सारे स्थानों से प्राप्त हुए हैं जिसे कहते हैं लघु स्तंभ लेख। और अंतिम है आपके ये आपका है क्यों एडिक्ट में जो गुहा लेख हैं, गुफाओं में प्राप्त होते हैं, इन्हें कहते हैं गुहा लेख। ठीक, इनमें जैसे बराबर पहाड़ियों पे है जिसे आप अशोक के अभिलेख में खलती पर्वत कहा गया है। मौर्य काल में आपके नागार्जुनी पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से बहुत सारे हमारे पास गुहा लेख मिलती हैं जहाँ पे दशरथ ने गोपिका गुहा और बड़थिका बहियका बनवाई थी। बराबर गुहा लेख जो आपके बिहार में है जहाँ पे अशोक ने कर चौपाड़ बनवाया है, अशोक ने विश्व झोपड़ी बनवाया है, ठीक है। अशोक ने सुदामा गुफा बनवाया है, जबकि लोमस गुफा जो है, लोमस ऋषि का गुफा यहाँ पे है, वह आपका यहाँ पे बनवाया है किसने, दशरथ ने बनवाया है, ठीक है। अशोक के सभी अभिलेखों में अगर देखा जाए तो अशोक के सभी अभिलेखों में एक भाषा का प्रयोग हुआ है जो आपका है, अशोक के सभी अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और जबकि अगर लिपियों की बात करें, अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है।
पहला है आपका ब्राह्मी, दूसरा है आपका ग्रीक मतलब यूनानी, तीसरा है आपका खरोष्टी और चौथा है आपका अरमाइक। 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में हुआ है। और ठीक है, जबकि कुल मिला के अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। इनमें से अशोक के अभिलेखों में बहुत सारी बातें हैं। शिलालेखों में अशोक की हमको राजाज्ञाएँ प्राप्त होते हैं। अशोक ने मानव के लिए, अशोक ने पशुओं के लिए जो भी व्यवस्था किया, जो मनुष्य की चिकित्सा, पशुओं की चिकित्सा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, इससे धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म प्रचार के लिए जो काम किया, प्रतिवेदिकों की जो बात किया, हाँ, उन सब के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है आपके बृहद शिलालेख से पता चलता है। जिस ठीक है, इसी में आपके केरल, चोल, पांड्य, सतीपुत्र का द्वितीय शिलालेख में चर्चा होती है। 13वें शिलालेख में आपके 5 विदेशी राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब आपके 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात होती है। 12वें शिलालेख में स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात होती है। 6वें में प्रतिवेदक की बात होती है, मैं कहीं भी रहूँ प्रतिवेदक मुझे आके जनता का समाचार सुना सकते हैं। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। और इसी की तहत आपका 7वें शिलालेख में सामाजिक समरसता की बात करता है। और 12वें शिलालेख में जो है यह धार्मिक समरसता की बात करता है। और 11वें शिलालेख में वह साधारण दान की अपेक्षा धम्म दान को श्रेष्ठ बताता है। तो बहुत सारे जो उल्लेख हमको इन अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। युक्त राज्य प्रादेशिक की चर्चा आपके 3रे शिलालेख में करता है। तो बहुत सारी इसमें बातें हमको यहाँ मिलती है। प्रथम शिलालेख में इसने आपके जीव हिंसा पर प्रतिबंध की बात किया है। और तो बहुत सारे हमारे पास उल्लेख यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में जो फेमस है, एक आपका अभिलेख है आपका कंधार अभिलेख है। इनमें से कंधार लेख जो है, और एक आपका फेमस कंधार लेख में दो लिपियों का प्रयोग हुआ है, यह आपका है। जबकि एक और फेमस अभिलेख है जो आपका है आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, एरागुड़ी लेख। एरागुड़ी लेख की खासियत ये है, एरागुड़ी लेख जो है यह अन्य अभिलेखों की अपेक्षा यह बलिबद्ध शैली में लिखा गया है। बलिबद्ध शैली का मतलब होता है जस्ट लाइक द इन दिस स्क्रिप्ट इट इज़ नोन एज द ब्रास्टोफेगन स्टाइल ऑफ राइटिंग। यह क्या है, आपके ब्रास्टोफेगन शैली जैसा है, जिसे आप कहते हैं बलिबद्ध शैली, हलाबद्ध शैली, गौमुतिका शैली कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके एरागुड़ी लेख जो आपका है इस तरह लिखा गया है। जबकि आपका कंधार लेख जो है आपका, ठीक है, यह जो लेख है इस लेख में 2 लिपियों का प्रयोग हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग और आगे चर्चा करते हैं। अब अशोक के इंस्क्रिप्शन में चूँकि बहुत सारी बातें हैं, इंस्क्रिप्शन पर हम लोग इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। हाँ, इतना बता देते हैं, जो आपके बृहद स्तंभ लेख हैं इनमें अशोक के धर्म की बातें हैं, अशोक के सदाचार की बातें हैं, नैतिकता की बातें हैं। इसमें द्वितीय और 7वें स्तंभ लेख में कहता है कि अब युद्ध में धर्म क्या है, और द्वितीय और 7वें स्तंभ लेख में ही वह इसका क्या करता है, इसके बारे में आंसर देता है और कहता है अपा सिन्ने बहु ज्ञाने दया दाने सच्चे सोचे माधुर्य साधु। धर्म क्या है, धर्म इस तरह से है। इनकी चर्चा हम लोग अगले सेगमेंट में अशोक के धर्म में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके बाद अगले जो इंस्क्रिप्शन की चर्चा करते हैं, अगले जो महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन है वो आपके हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। जैसा आपको पता है कि वह शक क्षत्रप थे जिन्होंने मालवा और काठियावाड़ से राज्य किया। इसका एक जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है फेमस अभिलेख है। गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख जो भारतीय इतिहास में बड़े लेखों में संस्कृत का एकमात्र संस्कृत में या पूरी तरह से संस्कृत में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख माना जाता है बड़े अभिलेखों में। जबकि संस्कृत शब्द जो पहली बार आया है वह आया है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा होती है। जबकि गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का है, यह अभिलेख जो है यह बड़े अभिलेखों में पहला अभिलेख है जो पूरी तरह संस्कृत में लिखा गया है। यह भारतीय इतिहास का एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम साथ साथ मिलता है। दिस इज द ओनली फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन विच वी फाइंड द नेम ऑफ अशोक अलॉन्ग विथ चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोनों का नाम हमको साथ साथ मिलता है। और इस अभिलेख में
में भारतीय इतिहास में स्वयंवर प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख है और इसी अभिलेख में भारतीय इतिहास में इनफोर्स्ड लेबर, जिसे आप फोर्स्ड लेबर या कहते हैं इनवॉलंटरी लेबर, बेगार प्रथा या बिष्ट प्रथा का भी प्रारंभिक उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त होता है। जबकि बेगार या बिष्ट का साहित्यिक स्रोत जो पहला है वह आपका प्राप्त कहाँ होता है, वह आपका मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। जबकि वात्सायन के कामसूत्र में पहली बार कृषि के क्षेत्र में बेगार का उल्लेख मिलता है। और आज फिर आते हैं थोड़ा सा इसके बाद इसमें देखते हैं कि जो सुदर्शन झील के निर्माण का कंसर्न इसमें आता है, उसी सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके राष्ट्रीय उनके अधिकारी जो थे पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था और इसे अशोक के समय में तुषास्प ने के संरक्षण में निर्देशन में अंडर ही सुपरविजन इसका फिर से रिनोवेशन हुआ था। इसकी जानकारी इनको देता है। आगे चल के इसका रिनोवेशन जो है रुद्रदामन के समय फिर हुआ और रुद्रदामन के समय इस बार किसके अंडर में हुआ, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुविशाख। और आगे चल के यह गुप्त काल में स्कंद गुप्त के समय इसका फिर से रिनोवेशन हुआ सुदर्शन झील का, जिसे आपका इस समय कराया था चक्रपालित ने। ये पंडित के पोती थे, इन्होंने कराया था। ठीक है, तो इस संदर्भ हमको महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास इंस्क्रिप्शन हैं और बहुत सारे सोर्स हैं जो अशोक के इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रदान कर रहे हैं। विदेशी इतिहास के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, फाहियान ने अशोक के राजप्रसाद का वर्णन किया है और अशोक के राजप्रसाद को उसने मनुष्य निर्मित न मानकर दैत्य निर्मित बताया है। ठीक है, फाहियान ने इनके राजप्रसाद का वर्णन किया है। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारियां हमको फाहियान और एल्सान आदि से इनके संदर्भ में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, आगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अब अशोक के व्यक्तिगत जीवन पे जाएं, व्यक्तिगत लाइफ की बात करें, तो हमारे पास यद्यपि जो भी जानकारियाँ मिलती हैं वह पूरी तरह से असंदिग्ध नहीं हैं। उसमें बहुत सारे हमारे पास डिस्प्यूट मिलते हैं, बहुत सारे विवाद मिलते हैं और कई जगह पे जो है उनकी जो जानकारियाँ हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट भी नहीं मिलती हैं। तो अशोक की व्यक्तिगत अगर लाइफ की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में जो अशोक के संदर्भ में जानकारी मिलती है वह यह है कि अशोक की माता का नाम स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि बिंदुसार के 16 रानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। इसका उल्लेख स्वयं तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने भी किया है अपने कंगयूर और तंगयूर में। तो ठीक है, लेकिन फिर भी और अगर भारतीय सोर्सेस में जाएं तो हम देखते हैं कि इस संदर्भ में अलग अलग जानकारी मिलती है। जैसे कि महाबोधिवंश में अशोक की माता का नाम धम्मा दिया गया है और वहीं पे दिव्यावादाल में इनका नाम पासादिका दिया गया है और आगे चल के हमको अशोकावदान में इनका नाम सुभद्रांगी मिलता है। तो अलग अलग सोर्सेज में इनका नाम मिलता है। धम्मा का एक नाम जनपद कल्याणी भी मिलता है। धम्मा का एक नाम जो है वो हमको जनपद कल्याणी भी प्राप्त होता है। इनका नाम है जनपद कल्याणी। ठीक है, तो यह कहना मुश्किल है कि इनकी माता का क्या नाम था, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इनकी माता का नाम धम्मा ही मानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अगर अशोक के और व्यक्तिगत लाइफ की बात करें तो उसमें अशोक की कई रानियों का भी उल्लेख मिलता है। अशोक की रानियों में हमको देवी का उल्लेख मिलता है। देवी जिन्हें शाक्य कुमारी भी कहा गया है, यह विदिशा की थी, इसीलिए इन्हें वेदिश महादेवी भी कहते हैं। तो अशोक की एक रानी हो गई आपकी देवी, जिन्हें वेदिश महादेवी, शाक्य कुमारी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी आपकी हैं इनकी जो रानी है, एक है तिस्रक्षिता। तिस्रक्षिता के संदर्भ में कमेंट मिलता है। तिस्रक्षिता से अशोक ने कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ और प्याज खा सकता हूँ। ये कमेंट आएगा, मैं क्षत्रिय हूँ और प्याज खा सकता हूँ इसका उल्लेख मिलता है किससे, तिस्रक्षिता के संदर्भ में मिलता है। अशोक की एक अन्य रानी जो है प्रसिद्ध है वो आपकी करुआकी, रानी करुआकी का उल्लेख मिलता है। रानी करुआकी जो हैं इनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। प्रयाग प्रशस्त में जिसे आप इलाहाबाद पीरियड डिस्क्रिप्शन कहते हैं, दैट वाज written by Harisen who was the courtiers of Samudragupta, but on the stone it was written by Bhattarka
बाई इट वाज रिटन बाई तिलभट्टक, सॉरी, ठीक है। तो पर्याय प्रशस्त जो है इसको कंपोज किया है हरसेन ने, जबकि पत्थर पे लिखा है तिलभट्टक ने, पत्थर पे खोद के लिखा है तिलभट्टक ने, ठीक। यह जो पर्याय प्रशस्ति है इसमें हमको यह मूल रूप से पहले अशोक ने इसे कौशाम्बी में गड़वाया था और वहीं से बाद में यह आपका इलाहाबाद में आया, रखा गया, ठीक है। पर्याय प्रशस्त में हमको अशोक का उल्लेख मिलता है। पर्याय प्रशस्त में हमको पहले तो हमको इसमें अशोक का इतिहास मिलता है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षण की बात की गई है। इसी में अशोक की रानी करुआकी का उल्लेख मिलता है। रानी करुआकी के दान का उल्लेख है, इसीलिए इसे दान लेख और इसे रानी का लेख भी कहते हैं, इसे रानी लेख भी कहते हैं। इसी लेख में अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है, जो अभिलेखों में एकमात्र चर्चा है, जो कि आपका करुआकी का पुत्र था, जिसका नाम है तीवर। तो करुआकी को यहाँ पे तीवर की माता कहा गया है, तो इसका उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। तो पर्याय प्रशस्त में अशोक का इतिहास, आगे समुद्रगुप्त का इतिहास, आगे चल के हमको इसमें बीरबल के बारे में जानकारी मिलती है, आगे चल के हमें इसमें जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। 11वीं-22वीं शताब्दी के कुछ विदेशी यात्रियों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की भी कुछ बातें इसमें लिख दी गई थी। तो यह हिस्टोरिकली जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। ओके, तो आते हैं एक तो आका होगा यह इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आज भी अशोक के इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत माना सकता है पर्याय प्रशस्ति, ठीक है। अगला देखते हैं, तो इसमें हम लोग करुआकी का उल्लेख पाते हैं। अशोक की अन्य पत्नियों में एक मिलती है असंधिमित्रा का उल्लेख मिलता है, एक मिलता है पद्मावती का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, पद्मावती जो थी यह एक अजातशत्रु की रानी का भी नाम पद्मावती है, हाँ। और उसके बाद उदयन की रानी का भी नाम पद्मावती था। और एक पद्मावती आप उल्लेख पढ़े ही हैं, आपका जो मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में उल्लेख मिलता है रानी पद्मावती का। तो रानी पद्मावती वो तो फेमस है ही, ठीक है। तो यहाँ से हमको महत्वपूर्ण जानकारी एक तो प्राप्त हो रही है। पद्मावती के पुत्र का नाम था कुणाल, तो एक तो कुणाल का उल्लेख मिलता है। पद्मावती के पुत्र थे कुणाल। कहा जाता है कि कुणाल जो हैं, कुणाल को धर्म विवर्धन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन कहा गया है। कहा जाता है तिस्रक्षिता ने कुणाल को अंधा करा दिया था। और आज जैसा भी उल्लेख हो, तो एक तो ये हो गया। तो एक हो गया आपका तीवर का उल्लेख मिलता है, एक कुणाल, उनके दो पुत्र हो गए, इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन अभिलेखों में एकमात्र तीवर का उल्लेख है। अगले पुत्रों में देखिए, एक उल्लेख मिलता है संप्रति का, इनके पुत्र हैं। संप्रति के बारे में कहा था कि अशोक जब कुक्कुटाराम बिहार को दान देना चाहते थे बड़ी मात्रा में, तो मंत्रियों ने संप्रति के नेतृत्व में आकर इसका विरोध किया था। तो एक जानकारी हमको यहाँ से मिलता है। अगले देखते हैं, अशोक के एक पुत्र का उल्लेख मिलता है महेंद्र, जो कि अशोक के शासनकाल के 18वें वर्ष में श्रीलंका गए थे, जहाँ पे बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार किया था। और उनके साथ एक पुत्री गई थी जिनका नाम था संघमित्रा, भी चर्चा करेंगे। अगले एक पुत्र हैं अशोक के पुत्र का नाम है जालौक। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पर? राजतरंगी में जालौक का उल्लेख मिलता है। और ठीक है, तो बहुत सारे असूसीम अशोक के भाई थे, ठीक है। तो इनका उल्लेख हमको प्राप्त हो रहा है। इसी तरह अशोक के एक और पुत्र का उल्लेख मिला जिसका नाम है कुमार कुस्तन, ठीक है। ये फेमस उल्लेख है कुमार कुस्तन का, जिनके बारे में कहा जाता है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कुमार कुस्तन का जो उल्लेख है यह हमको तिब्बती स्रोतों में, जो तिब्बतियन आपकी हिस्ट्री है उसमें मिलता है। कहा जाता है कि इनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि ये कुमार कुस्तन अशोक के शासनकाल में राजा बनेंगे, इसीलिए संभवतः अशोक ने इनका परित्याग कर दिया था। और आगे कहा गया कि आगे चलकर एक हुए वैश्रवण नामक भिक्षु हुए। कौन से? वैश्रवण,
कहा था कि वैश्रवण नामक भिक्षु जो थे वह इनको चाइना ले गए, जहाँ खोतान में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और खोतान में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक जानकारी कुमार कुस्तन के संदर्भ में भी प्राप्त हो सकती है। हो सकता है ये हिस्टोरिकल सोर्स ना हो या मेथोडोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल कुमार कुस्तन के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। अशोक की 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। एक है संघमित्रा, जो कि महेंद्र के साथ श्रीलंका गई थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। वहाँ रानी अनुला को, ठीक है, रानी अनुला को इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। उनके बहुत सारे अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और इन संघमित्रा का जो विवाह हुआ था यह अग्निब्रह्म से हुआ था। ठीक है, अग्निब्रह्म से हुआ था। दूसरे हैं आपकी रानी, इनकी हैं पुत्री हैं चारुमती का विवाह हुआ था देवपाल से, जिन्होंने नेपाल में देवपट्टन नामक नगर भी बसाया था। देवपट्टन नामक नगर बसाया था, जबकि ललितपट्टन जो नगर है उसे बसाया था अशोक ने। तो चारुमती का विवाह देवपाल से हुआ था। चारुमती के साथ इन्होंने यात्रा किया था, कहाँ पे, रुमिन देही की यात्रा जब अशोक ने किया था तो अपनी पुत्री चारुमती के साथ किया था। और वहीं पे जाके उन्होंने, जहाँ कहा गया हित बुद्धे जाते शाक्य मुनिच, यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। इसीलिए मैंने यहाँ के कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया है। ठीक है, अशोक का एकमात्र अभिलेख है जो आर्थिक प्रकृति का अभिलेख माना जाता है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है अशोक के व्यक्तिगत जीवन और अशोक के पुत्र आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के एक पौत्र की जानकारी मिलती है जिनका नाम है दशरथ। वह जानकारी हमको अब आपको मिले है नागार्जुनी पहाड़ी लेख में। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था और एक गुफा उन्होंने निर्माण कराया था आपके बराबर पहाड़ी, जो कि बिहार में है, जिसका नाम है अशोक अभिलेखों में खलतिक पर्वत दिया गया है। वहाँ पे लोमस ऋषि का गुफा का निर्माण कराया था दशरथ ने। और नागार्जुनी पहाड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश में है, इसमें उनको दशरथ को देवनामप्री कहा गया है। और यहाँ पे दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, गोपिका गुफा, बडथिका और बहियका। ठीक है, गुफाओं का निर्माण कराया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको अशोक के संदर्भ में प्राप्त हो रही है। ठीक है, इस संदर्भ में एक चीज और याद रखिएगा कि जो महेंद्र और संघमित्रा के जाने का उल्लेख है आपका श्रीलंका में, वहाँ हमारे पास एक जानकारी मिलती है। गोबी मरुस्थल में एक जगह है, उसका नाम है तुनहुआन गुफाएं। तुनहुआन गुफा है गोबी मरुस्थल में। यहाँ इस गुफा में अशोक के द्वारा महेंद्र को बोध वृक्ष देकर श्रीलंका भेजने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसका चित्रांकन हुआ है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जबकि वहाँ पे संघमित्रा जब गई थी, संघमित्रा ने, ठीक है, कहा था कि महेंद्र ने तिस्य को जाकर बौद्ध धर्म दीक्षित किया था और संघमित्रा ने राजकुमारी अनुला के साथ अन्य लोगों को दीक्षित किया था। कौन थे? राजकुमारी अनुला। Now come to the in the segment of the question. If you come to the in the segment, we find that it is told that there was a succession war at the time of the coronation of Ashok, so that there was delay of 4 years. से माना जाता है कि 4 वर्ष का जो अशोक के राज्याभिषेक में अंतर आया है, उसका मुख्य कारण था उस समय सक्सेशन वार। क्या है? जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात एक उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिस उत्तराधिकार युद्ध करने के बाद ही अशोक गद्दी प्राप्त किए थे। और सक्सेशन वार के संदर्भ में बहुत सारे मतांतर हैं, जैसे जो सिंहली वृत्तांत है, जिसे आप कहते हैं दीपवंश और महावंश। सिंहली वृत्तांत, दीपवंश और महावंश में अशोक के द्वारा 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिलता है। 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिलता है। जबकि दिव्यावदान बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोक की एक भाई की हत्या का उल्लेख मिलता है, सुसीम की। एक भाई की हत्या का उल्लेख मिलता है, सुसीम की। और वहीं पे लामा तारानाथ ने कंगयूर और तंगयूर में अशोक के द्वारा 6 भाइयों की हत्या का उल्लेख करता है। उसके बाद कहता है अशोक ने गद्दी प्राप्त किया। तो कुछ भी हो, चाहे जितने भाइयों की हत्या हुआ हो, 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख तो थोड़ा सा समीचीन नहीं लगता है और ठीक है, यह उचित नहीं है। यह हो सकता है कि अशोक ने उत्तराधिकार युद्ध लड़ा हो और उस उत्तराधिकार युद्ध में
अशोक को निश्चित तौर से कुछ भाइयों की हत्या करनी पड़ी हो, क्योंकि हमको 5वें शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों और उनके परिवार का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? 5वें शिलालेख में। तो 5वें शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों और उनके परिवार का उल्लेख मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि सभी भाइयों की हत्या नहीं हुई थी। और यह कथन भी उचित नहीं लगता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ही राज्य प्राप्त किया होगा। ठीक है, ओवरऑल आते हैं अगले सेगमेंट पे। जहाँ तक अब अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात है, साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है कि अशोक ने केवल एक ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, जो आपका था कलिंग वार, जिसकी चर्चा अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। और उसके अनुसार अशोक कहता है कि मैंने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, तो कलिंग युद्ध 8वें वर्ष हुआ है। इसका उल्लेख कहाँ करता है? इसका उल्लेख करता है 13वें शिलालेख में। ठीक है, तो यह आपके 8वें वर्ष में यह युद्ध होता है, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में करता है। और इसके बारे में कहा गया कि यह जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग जो थे वो कैद किए गए। यह युद्ध एक भीषण युद्ध हुआ। प्लिनी ने कलिंग को हाथियों के लिए फेमस बताया है, और ये बताया जाता है कि संभवतः व्यापार वाणिज्य के पे अधिकार करने के लिए अशोक ने कलिंग को विजय किया था। तो अलग अलग इसके बारे में मतांतर हैं। और आज फिलहाल इतना है कि अशोक ने कलिंग युद्ध अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया। यह युद्ध भीषण हुआ और जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए, जिससे दुखी होकर अशोक ने युद्ध विजय की नीति को त्याग दिया और युद्ध विजय के स्थान पे अशोक ने धम्म विजय की नीति स्थापित कर लिया। इसका उल्लेख करते हुए 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि शासक ने जो है शासक ने युद्ध नीति के स्थान पे धम्म नीति का पालन करना शुरू किया। तो धम्म नीति का यहाँ पे हमको उल्लेख होता है, धम्म नीति और धम्म विजय। धम्म युद्ध विजय के स्थान पे धम्म विजय का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, धम्म विजय का। और दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे यह भी है कि अशोक के आपके 14 शिलालेख थे, जिसे आप मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं, उसमें से प्रत्येक जगह ये 8 जगह से प्राप्त हुए हैं। उन 8 जगहों में जैसे कालसी है, मानसेहरा है, आपका धौली है, जौगढ़ है। तो जो इनमें से जो धौली और जौगढ़ स्थान है, यहाँ पर 11वीं बातें, 12वीं बात और 13वीं बात का उल्लेख नहीं मिलता है, अन्य जगह मिलता है। इसके स्थान पर उसने 2 नई बातें लिखवा दी हैं, पहला और दूसरा। तो ये पहला दूसरा दोनों कहाँ लिखा गया? कलिंग में। इसीलिए इसे सेपरेट कलिंग एडिक्ट फर्स्ट एंड सेपरेट कलिंग एडिक्ट 2 कहते हैं। तो आपका हो जाएगा सेपरेट कलिंग एडिक्ट 1 और आपका 2 हो जाएगा। ठीक, जिसमें पहले में वह इस युद्ध की चर्चा कर पहले में वह कहता है कि समस्त मनुष्य जो है, समस्त प्रजा जो है मेरी संतान है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र इहलोक और परलोक में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त करें, उसी तरह समस्त प्रजा प्राप्त करें। और दूसरे में वह फिर यही बात दोहराते हुए आगे कहता है, इसमें सीमांत जातियों का उल्लेख करता है, सीमांत जातियों को भी धर्म पूर्वक आचरण करने की बात करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्य जगह पे जहाँ पे कलिंग युद्ध की चर्चा करता है और कहता है कलिंग युद्ध के बाद शासक ने युद्ध नीति का परित्याग करके धम्म नीति का पालन करना शुरू किया है, धम्म विजय की नीति का पालन करना शुरू किया है। वहीं पे कलिंग में वह क्या क्या इतने लोग हताहत हुए थे, मारे गए थे, तो उनकी फिर से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, ये 3 बातें वहाँ हटवा के 2 नई बातें लिखवा दिया और उसमें उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त प्रजा को पुत्रवत उल्लेख वहाँ पे करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर कुल मिला के कलिंग विजय जो है इनके महत्वपूर्ण विजय है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात के साथ साथ अशोक ने नेपाल की भी विजय किया था। और नेपाल की विजय का जो कंसर्न इसलिए है कि ऐसा माना जाता है कि अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नामक नगर
नगर स्थापित किया था, और अशोक की जो पुत्री थी उन्होंने देवपाटन नामक स्थापित किया था। तो जो चारुमती है, चारुमती के जो पति थे देवपाल, ठीक है, यहाँ कहा था कि इन्होंने देवपाटन या देवपत्तन नामक नगर स्थापित कहाँ किया था? नेपाल में। कितने? चारुमती और उनके पति ने मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पे देवपाटन, ललित पाटन, तो इसका मतलब है कि ये लोग मानते हैं, लेकिन यह कथन सही नहीं लगता है। और अगला है रास्तरंगी, कहता है कि अशोक ने कश्मीर में विजय किया था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। तो इसके आधार पर लोग कश्मीर विजय की उल्लेख करते हैं, कहते हैं विजय का। ऐसा लगता है कि उसकी पहले से ही संभवतः मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कश्मीर समाहित था, और ये भी हो सकता है कि अशोक ने जीता भी हो। हमारे पास कोई पुष्ट प्रमाण इसके संदर्भ नहीं मिलते हैं, लेकिन अशोक के संदर्भ में यहाँ इन कथाओं के उल्लेख से ऐसा लगता है कि अशोक ने निश्चित तौर से इन क्षेत्रों में अधिकार किया होगा। अशोक ने इन सब के बाद अशोक ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, और अशोक का साम्राज्य पूरे भारतीय इतिहास में, ठीक है, इट वाज द मोस्ट एक्सटेंडेड एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था जो अशोक ने स्थापित किया था। यह अंग्रेजों से भी बड़ा साम्राज्य था, जिसमें कुल मिलाकर 5 देश शामिल थे: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। So it is believed that all these five countries were included in the empire of Ashok, so that it is believed that it was the most extended empire of Indian history. तो यह मौर्य वंश जो है भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसकी स्थापना का श्रेय जो होता है वह अशोक को दिया जाता है। अगर अशोक के डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत हम देख सकते हैं अशोक एक कूटनीतिक व्यक्ति था। उसका परराष्ट्रीय संबंध भी काफ़ी समुन्नत था, ऐसा उल्लेख हमको मिलता है। अशोक के अभिलेखों में, खासकर अशोक के 13वें शिलालेख में हमको 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसी तरह हमको तुनहुआन की गुफाओं से अशोक के द्वारा अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका बौद्ध प्रचार के उल्लेख मिलता है। इसलिए होता है नेपाल से आज से इसका बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक संबंध था, मतलब राजनयिक संबंध था। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें आपके हैं, पहले हैं, एक कई बार मिलाने को आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतकिनी, तुरमय, मग और अलिक सुंदर। और आपके अलिक सुंदर महत्वपूर्ण हैं। अलिक सुंदर आपके सीरीन के थे, ये आपके सीरीन के थे। अंतियोक आपके सीरिया के हैं, अंतियोक आपके सीरिया के हैं। इसी तरह आपके तुरमय मिस्र के हैं, और अंतकिनी आपके ये मेसिडोन के हैं, मेसिडोन के हैं। और जो आपके मग हैं वो एपिरस के हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा टफ होता है, इसका नाम देख लीजिएगा। आपका सीरिया, उसके बाद आपका मिस्र, EGYPT इजिप्ट, एपिरस EPIRUS एपिरस, मेसिडोन आपका MACE DONIA, मेसिडोनिया, सीरीन CYRIN। तो आपके ये जो CYRENI सीरीन, तो ये सब महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके साथ इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन रहा। इसी तरह आपका नेपाल के साथ, इसी तरह आपके अन्य क्षेत्रों से भी इनका बहुत अच्छा संबंध बना रहा। आगे आते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो अशोक ने
अशोक ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए अपनी एक विशेष प्रकार की धम्म नीति शुरू किया। धम्म नीति जो है अशोक की, यद्यपि धम्म नीति विवादित रही है। कुछ लोगों ने इसे बौद्ध धर्म कहा है, कुछ लोगों ने इसे साधारण धर्म माना है। तो हम लोग अशोक के धम्म वाले सेगमेंट चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा 2 मिनट देखेंगे। जो अशोक की धम्म नीति है, धम्म जो शब्द है यह बेसिकली प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है, यह प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अनुकरण करना, टू इमिटेट। इसका मतलब हो जाता है अनुकरण करना। इसे हम यूनानी भाषा में यूसेरिया भी कहते हैं, इसे हम यूसेरिया भी कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है पिटी एंड राइटियसनेस। इसका मतलब होता है पिटी एंड राइटियसनेस। इसका मतलब होता है करुणा और पवित्र आचरण। यूनानी में इसे कहते हैं करुणा एंड पवित्र आचरण, पिटी एंड राइटियसनेस। इसका मतलब होता है वास्तव में अशोक का जो धम्म था यह एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। दैट वाज द मॉरल एंड सोशल कोड ऑफ conduct that was provided to all the people, all the subject of the मॉडर्न एम्पायर। यह सभी प्रजा के लिए, सभी मनुष्य के लिए एक सामान्य ऐसा सामाजिक और नैतिक आचार संहिता था जिसका सभी लोग पालन कर सके। इसमें यूनिवर्सल तत्व रखे गए थे, ऐसे इसमें एलिमेंट्स रखे गए थे जो मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के विकास के लिए और समस्त मानव के कल्याण के लिए उसमें निहित तत्व थे। जैसे माता पिता की सेवा करना, अरहंतों की सेवा करना, साधु संतों का सम्मान करना, गुरुजनों का आदर करना। उसके बाद आपका जो अन्य महत्वपूर्ण दीन दुखी हैं उनके प्रति सम्मान की बात की गई। यहाँ तक कि अशोक के अभिलेखों में दासों के साथ, भृत्यों के साथ, जो नौकर चाकर थे उनके साथ अच्छे संबंध की बात की गई। तो उसमें ऐसे ही नैतिक तत्व रखे गए हैं। अनारंभा प्राणी, उसके बाद आपका अनारंभोपाड़ी नाम प्राणियों के प्रति हिंसा का विरोध किया गया है। उसमें अशोक के अभिलेखों में चंडीय, निठुरे, क्रोध, मान, ईर्ष्या, जिसे आश्नो मतलब पाप कहा गया है। ये 5 प्रकार के पाप हैं। चंडीय, निठुलिए, क्रोध, मान, ईर्ष्या, इन सबको से दूर रहने की बात की गई है। तो इसमें नैतिक बातें रखी गई हैं जो समस्त मानवता के कल्याण के लिए उचित रही हो। इसीलिए धर्म को केवल और केवल बौद्ध धर्म नहीं माना जाना चाहिए। इन सब की चर्चा यदि हम लोग बाद में आगे चल के करेंगे। ओवरऑल तो अशोक का धर्म जो था एक सामान्य तत्वों से परिपूर्ण एक ऐसा सामाजिक और नैतिक आचार संहिता था जो समस्त मानवता के कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के कल्याण के लिए आवश्यक था। ठीक है, अशोक के संदर्भ में यह भी कहा सकता है कि कहा जाता है कि शुरुआत में अशोक जो था वह कामाशोक था, उसे चंड अशोक भी कहा गया है। लेकिन और यहाँ तक कह दिया गया, फाहियान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अशोक ने पाटलिपुत्र में नरक गृह बनवाया था, यहाँ पे यातना दिया जाता था लोगों को। और उसके बाद कहता है कि बाद में चलकर, ठीक है, कहता है कि संभवतः राधागुप्त जो इसके प्रधानमंत्री थे अशोक के, उनके सलाह से नरक द्वार या यातना गृह बनाए गए थे जहाँ पे लोगों को दंडित किया जाता था। यदि बाद में कहा था कि बाल पंडित के कहने पर आगे चल के नरक गृह जो हैं बाल पंडित के कहने पे बंद कर दिए गए। बाल पंडित समुद्र, ठीक है, ये कहने पर यह बंद कर दिए गए। तो इनका उल्लेख मिलता है कि जो आपका चंड शोक थे और वे जो कामाशोक थे वे बाद की जाके धम्माशोक हो गए। ठीक है, जो धर्म के अशोक हो गए। ठीक है, तो इनके संदर्भ में बहुत सारे मतांतर हमको इस तरह से प्राप्त होते हैं। लेकिन फिलहाल और अगर देखा जाए तो कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत अशोक एक उदार शासक था, एक सहृदय शासक था, एक टॉलरेंट रूलर था। किसी भी उल्लेख में, किसी भी स्रोत से हमको उसके अंदर कट्टरता का उल्लेख नहीं मिलता है। सभी धर्मों को सहज भाव से देखता था। उसके धर्म के जो तत्व हैं वह भी सार्वजनिक तत्वों से अभित हैं, सार्वजनिक तत्वों से समाहित हैं। तो इसमें इस प्रकार अशोक को यह नहीं कहा सकता है। अशोक ने यद्यपि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी पर्याप्त काम किया। और कहा जाता है कि अशोक के समय में ही, अशोक के शासन काल के 17वें वर्ष में पाटलिपुत्र के
अशोकाराम बिहार में बौद्ध धर्म की तीसरी संगति हुई। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष जो थे वो तिस्य थे। इसके अध्यक्ष जो थे यह तिस्य थे। ठीक है, तो यह तीसरी बौद्ध संगति के आयोजन का भी अशोक को श्रेय दिया जाता है। और कहा जाता है कि अशोक जो थे शुरुआत में बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित नहीं थे, लेकिन आगे चल के पहले निग्रोध के माध्यम से अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। उसके बाद आगे चल के उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्य के प्रभाव, मुगल पुत्र तिस्य के प्रभाव में अशोक पूरी तरह से बौद्ध बने। तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्रमागत रूप से देख सकते हैं, पहले हैं निग्रोध के प्रभाव से बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, उपगुप्त ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और कहा था कि तिस्य के प्रभाव से ये पूरी तरह से बौद्ध बने। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण तत्व है। आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ अशोक ने कहा था कि अशोक ने बहुत सारे नगरों की स्थापना किया, जैसा कि हमने चर्चा की कि कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया। कहा जाता है कि अशोक ने कश्मीर में एक मंदिर था विजयेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, इसका भी रिनोवेशन अशोक के समय में विजयेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार इसी समय कराया गया था, जो कश्मीर में स्थित है। देवपाटन नामक नगर इसी के समय बसाया गया, ये चर्चा किए थे। और ललित पाटन नामक नगर जो है वो भी नेपाल में इन्हीं के समय में, अशोक के समय में आपका बसाया गया, नेपाल में ही। ठीक है, तो ये सब हमारे पास बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो अशोक ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ठीक है, आगे और देखते हैं। इसी के तहत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या अपने धर्म की बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने न केवल भारत के हिमालय प्रदेश से लेकर दक्षिण के प्रदेशों तक और यहाँ तक कि विदेशों में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे। खुद अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा, जिसकी चर्चा हम लोग अभी आगे पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अशोक ने इसके प्रचार प्रसार के लिए तो काम किया ही था, मानवता के विकास के लिए भी अशोक ने बहुत सारे काम किए। ठीक है, अशोक के समय में कहा जाता है कि अशोक ने के समय में अनेक स्तूपों का निर्माण कराया गया। और वेन्सांग कहता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। वेन्सांग का उल्लेख है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और बहुत सारे विहारों स्तंभों का निर्माण कराया। और अशोक के 15 स्तंभों का उल्लेख वेन्सांग करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। तो वेन्सांग ने अशोक के 15 स्तंभों का उल्लेख को देखा था। कितने? 15 स्तंभों को। और फाहियान ने अशोक के 6 स्तंभों को देखा था। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। फाहियान ने अशोक के 6 स्तंभों को देखा है, वेन्सांग ने अशोक के 15 स्तंभों को देखा है। ठीक है, तो अशोक के समय में बहुत सारे निर्माण कार्य भी आपके किए गए। आगे आते हैं। दूसरा देखते हैं। अशोक का इतना हृदयी शासक था कि अशोक के बारे में कहता है कि उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। वो कहता है कि मैंने मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन की मोहलत दिया है, ताकि वह इस दौर में जो भी गलतियां किए हैं उनका पश्चाताप कर सके, उनका रिपेंट कर सके, और ताकि उनका पारलौकिक जीवन जो हो वह बंधन रहित मुक्त होकर इस जीवन से जाएं, ताकि उनका अगला जन्म जो हो अच्छा हो पाए। तो अशोक ने बहुत सारे काम किए। इसी के तहत अशोक ने अन्य कार्यों में अशोक ने बहुत सारी खुद की यात्राएं किया। जैसे अशोक ने 8वें वर्ष, देखिए अगर अशोक के काल की घटनाओं की बात किया जाए तो घटनाओं के क्रम में देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है। जैसे अशोक के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में 8वें वर्ष कलिंग युद्ध है, 12वें वर्ष निग्रोथों आजीविकों को बिहार बनवा के दिया के लिए बिहार बनवाया। ठीक, इसी तरह अगर आगे देखें 17वें वर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा किया। 10वें वर्ष
बोध गया की यात्रा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14वें वर्ष कनक मुनि के स्तूप को दुगना कराया, कनक मुनि के स्तूप को दुगना कराया। 17वें वर्ष तृतीय बौद्ध संगति इसी के समय हुई। 18वें वर्ष श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा महेंद्र संघमित्रा को, श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा महेंद्र संघमित्रा को। इसी तरह कर्ण चौपाट जो गुफा बनवाई थी वो 19वें वर्ष बनवाई थी, याद रखिएगा। तो इसके बाद 20वें वर्ष कनक मुनि के स्तूप का दर्शन, ये याद रखिएगा। अगर पूछेगा दुगना कब कराया है, इसका रिनोवेशन कराया है शासन के 14वें वर्ष में, दर्शन करने कब गया है 20वें वर्ष में। तो 20वें वर्ष कनक मुनि स्तूप का दर्शन और इसी वर्ष उसने रुक्मिणी देवी की यात्रा किया, रुक्मिणी देवी की यात्रा किया। मतलब रुक्मिणी देखिए यहाँ बोध गया था, रुक्मिणी देवी मतलब यहाँ पे क्या था, रुक्मिणी देवी मतलब लुम्बिनी की यात्रा, रुक्मिणी देवी अभिलेख है वहीं से लुम्बिनी प्राप्त हुआ है। तो लुम्बिनी की यात्रा, लुम्बिनी की यात्रा, रुक्मिणी देवी अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। रुक्मिणी देवी लेख कर लीजिए, यहाँ लेख है, यहाँ लुम्बिनी की यात्रा, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका लुम्बिनी की यात्रा किया। अगला देख लेते हैं। और यह कहा था वो, यही रुक्मिणी देवी अभिलेख है जहाँ लिखा गया है हिर बुद्धि जाते साक्य मुनिच, यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए यहाँ की कर को 1/6 से घटाकर कितना कर दिया गया, 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया गया। इंसान कहता है कि यहाँ पर जहाँ पर जो अभिलेख था यहीं पे एक नदी बहती थी जिसका नाम है तेल नदी। क्या कहता है, तेल नदी की चर्चा करता है, आ सकता है क्वेश्चन। तेल नदी कहाँ, रुक्मिणी देवी अभिलेख के पास। तो 20वें वर्ष से कनक मुनि के स्तूप का दर्शन किया और लुम्बिनी की यात्रा किया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और अगला है आपका 27वें वर्ष युक्त, 27वें वर्ष राजकों की नियुक्ति, राजकों की नियुक्ति किया, ठीक है, याद रखिएगा। और धम्म महामात्र पूछेगा तो धम्म महामात्र का उल्लेख पांचवें शिलालेख में करता है, लेकिन कहता है कि मैंने शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति किया है। तो 13वें वर्ष क्या हो जाएगा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। उल्लेख कहाँ करता है, 5वें शिलालेख में, 5वें शिलालेख में उल्लेख करता है, ठीक है। याद रखिएगा धम्म महामात्र की नियुक्ति कब हुई है, यह हुई है आपका, इसका उल्लेख मिलता है 5वें शिलालेख में। और स्त्री धम्म महामात्र, स्त्री धम्म महामात्र का उल्लेख मिलता है यह 12वें शिलालेख में, ठीक। 12वें शिलालेख में स्त्री धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है और यहाँ पे धम्म महामात्र की नियुक्ति का 5वें शिलालेख में उल्लेख है, ठीक है। तो ये इस काल के अशोक के समय के महत्वपूर्ण आपकी घटनाएं हैं। आगे देखते हैं। अशोक ने, ठीक है, अपने अभिलेखों में पंचवर्षीय दौरा की बात किया और यह पंचवर्षीय दौरा जो होता था प्रति 5वें वर्ष धम्म के प्रचार प्रसार के लिए होता था, जिसमें साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे लोग गए, मध्यम, मध्यंतिक, महारक्षित, रक्षित, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, उत्तरा और सोन, ठीक है, ये सब गए, महेंद्र संघमित्रा आदि। इसमें से साम्राज्य के अन्य हिस्सों में तो 5वें वर्ष पे दौरा होता था। इस पंचवर्षीय दौरा को कहा गया है अनुसंधान, अनुसंधान। पंचवर्षीय दौरा को कहा गया है अनुसंधान। ये 5 ईयरली विजिट्स हैं, ठीक है, जिसमें मुख्यतः धम्म महामात्र आदि जाके धम्म का प्रचार प्रसार जनता के बीच में करते थे। यहाँ पे एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि पाटलिपुत्र और उज्जैन में यह जो पंचवर्षीय दौरा था यह प्रति 3 वर्ष में होता था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र प्लस उज्जैन, यहाँ पे इन दोनों स्थान पे यह जो दौरा था यह प्रति 3 वर्ष पे होता था, 3 वर्षीय था, ठीक। ये आपके, तो हम लोग
महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे अशोक के बारे में। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार कहा सकता है कि अशोक के समय में बहुत महत्वपूर्ण कई कार्य हुए जिसके जिसके कारण अशोक का नाम इतिहास में भी आता है। ठीक है, आगे आते हैं। अशोक के व्यक्तित्व के कारण, अशोक के कृतित्व के कारण ही अशोक की चर्चा जो थी विश्व के महानतम शासकों में की जा सकती है। अशोक का सबसे बड़ा अन्य महत्वपूर्ण जो आपका देन रहा या वही अशोक के अभिलेखों में एक शब्द है निज्झति। इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा, हालांकि ये सब हम में चर्चा करेंगे। अशोक के अभिलेखों में चर्चा है निज्झति। निज्झति का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। वो कहता है कि मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, मनुष्य को गलतियों पे सुधार करना चाहिए, मनुष्य को अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें अशोक के अभिलेखों में हमको यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, अब आते हैं। तो कुल मिला के अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रदान करते हैं। अशोक ने एक महान राजा की हैसियत से अशोक ने कार्य किया। अशोक ने इसके साथ साथ एक धर्मपरायण शासक के रूप में, एक डिप्लोमेटिक शासक के रूप में कार्य किया। अशोक का सबसे बड़ी जो देन रही है इतिहास में, उसकी चर्चा पर थोड़ा सा आते हैं। एक और देखते हैं कि अशोक का, ठीक है, इन सब के बावजूद भी, इतने महान कार्य करने के पश्चात भी कुछ इतिहासकारों ने अशोक को बौद्ध धर्म के, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने अभी चर्चा किया था कि अशोक ने निग्रोथों के लिए बिहार बनवाया था, आजीविकों के लिए। और यह बिहार जो बनवाया था, कहा जाता है कि अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर पहाड़ी को अशोक के अभिलेखों में खलतिक पर्वत कहा गया है। यह आपका है बिहार में। यहाँ पे अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया है, जिनका नाम है सुदामा गुफा, दूसरा आपका है सुदामा गुफा, दूसरा है आपका विश्व झोपड़ी, और एक है कर चौपड़, और एक है विश्व झोपड़ी। ये 3 गुफाओं का निर्माण अशोक ने यहाँ पे कराया है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पे बराबर पहाड़ी पर ही एक गुफा बनवाया है दशरथ ने, जिसका नाम है आपका लोमस ऋषि गुफा। ठीक है, और आगे चल के यही बराबर पहाड़ी जो है वह मध्य प्रदेश से टच करता हुआ आगे बढ़ता है, और मध्य प्रदेश से टच करता हुआ या आगे बढ़ता हुआ पहुंच जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में कहलाता है उदयगिरी की पहाड़ियाँ, और यही पहाड़ियाँ जो है आगे चली जाती हैं आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और उड़ीसा में कहलाती हैं आपके उदयगिरी गुफाएं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे मध्य प्रदेश में कहलाती हैं उदयगिरी आपकी गुफाएं, और यही आगे बढ़ के उड़ीसा पहुँचती है। तो उदयगिरी पहाड़ियाँ, उदयगिरी और खंडगिरी 2 पहाड़ियाँ उसके साथ संयुक्त हो जाती है, जहाँ पे खारवेल ने बहुत सारे गुफाओं का निर्माण कराया था, जैसे आपका गणेश गुम्फा, हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, और इन सब गुफाओं का निर्माण कराया। और वही आगे बढ़ के पहुँचती है कहाँ पे, आगे बढ़ के पहुँचती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यही पहाड़ी कहलाती है नागार्जुनी पहाड़ी, जहाँ पे दशरथ ने गोपिका गुफा और बडथिका और बहियका गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण काम अशोक के समय में हुए हैं। अब आगे आते हैं थोड़े सा। अगर कुछ इतिहासकारों ने अशोक के ऊपर, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन का दोषारोपण किया, और इन लोगों ने कहा कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो है और प्रमुख कारण अशोक और उनकी नीतियाँ रहा है। यद्यपि ये प्रश्न जो है हम लोग चर्चा करेंगे आपके मॉडर्न डिक्लाइन में, लेकिन बस 2 लाइन बता दे रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को उत्तरदायी ठहराने में 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो आपके रहे हैं वे हैं, पहले हैं हरप्रसाद शास्त्री जी, दूसरे हैं नगेंद्र नाथ घोष ने। तो पहले व्यक्ति हैं जो हरप्रसाद शास्त्री, और इनके साथ हैं नागेंद्र नाथ घोष। इन लोगों ने कहा कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण है वह अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीतियां हैं। अशोक की नीतियां जो थी एंटी ब्राह्मणिक थी। अशोक ने रूपनाथ अभिलेख में कहा कि मैंने भूदेवों को, मतलब ब्राह्मणों को मैंने मिथ्या साबित कर दिया। अशोक की जो नीतियाँ थी वो ब्राह्मणों के विरोधी थी। अशोक ने जो दंड समता और व्यवहार समता, जो आपके एक बिहेवियरल इक्विटी की बात किया, जो उन्होंने एक
एक इक्विटी, एक पैनल इक्विटी की बात किया। इन सब में कहा गया कि व्यवहार क्षमता, दंड क्षमता और भूदेवों को मिथ्या साबित करने का जो उल्लेख है यह ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, उनके प्रिविलेज के खिलाफ था। इट वाज एंटी, इट वाज द it was just like the against of the Brahmanic of privilege. So through that they became against the policy of Ashoka, and ultimately under the leadership of Pushmit Sung, they they went against it, and there was a revolt, and at last Mauryan dynasty, or you can say that the last emperor of Mauryan dynasty, Bhartat, was killed by Pushmit Sung, and in this way Mauryan dynasty was ended. तो इन्होंने इसका पूरा उल्लेख कर दिया कि मौर्य वंश किस तरह से खत्म हुआ। दूसरा उल्लेख आते हैं, यद्यपि इनकी बातों को आगे चल के हेमचंद राय चौधरी ने, एस सी राय चौधरी ने काटा, लेकिन एस सी राय चौधरी ने फिर अशोक की जो पीसफुल पॉलिसी थी, जो उनकी नॉन वायलेंस और पीस पॉलिसी ऑफ पीस की थी, उसको उन्होंने मुख्य आरोप बना, उसका मुख्य एलिगेशन लगा दिया। कहा गया इसी के कारण मौर्य समाज का पतन हुआ। तो इनकी बातों को नकारा किसने है? एस सी राय चौधरी ने। और आगे चल के एस सी राय चौधरी ने खुद अपना मत क्या दे दिया? एस सी राय चौधरी ने कहा कि ब्राह्मण विरोधी नीतियाँ तो नहीं, जो अभी ब्राह्मण विरोधी नीति, कहा ब्राह्मण विरोधी नीति नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि अशोक की जो शांतिवादी नीति थी, शांतिवादी और अहिंसा, कहा कि अशोक की जो नॉन वायलेंस और पीसफुल पॉलिसी थी, यही मौर्य समाज के पतन का मुख्य कारण थी। तो उन्होंने इसको शांतिवादी नीति को इनके पतन का कारण बता दिया। ओवरऑल आगे आते हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए और अगर हम लोग इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, तो हम पाते हैं कि अशोक वास्तव में मौर्य समाज के पतन के लिए अशोक किसी भी दृष्टिकोण से उत्तरदायी नहीं था। मौर्य समाज के जो पतन था वह मुख्यतः अशोक के कारण नहीं, बल्कि उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के जो इनकैपेबल उनके सक्सेसर थे उनके कारण हुआ है। इसमें अशोक का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, आगे चर्चा फिर करते हैं जहाँ तक, ठीक है। और इनकी चर्चा हम लोग इस पर लंबी चर्चा किए हैं, आपका मौर्य साम्राज्य के पतन में आप देख सकते हैं। ओवरऑल तो अशोक को मौर्य साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी नहीं मान सकता है। अब आते हैं अंतिम सेगमेंट पे आते हैं, द असेसमेंट ऑफ अशोक। अगर अशोक के असेसमेंट की बात करें तो अशोक का जो मुख्य स्थान भारतीय इतिहास में इसीलिए है कि अशोक ने इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, इतने और इस तरह से साम्राज्य को चलाया, अपने जीवन काल में साम्राज्य को कहीं भी कमज़ोर नहीं होने दिया और उसकी जो टेरिटरी थी उसको कहीं कम नहीं होने दिया। अशोक के साम्राज्य में अगर देखा जाए तो असम को छोड़कर भारत का पूरा प्रदेश शामिल था। अशोक का साम्राज्य था कुल 5 देशों में विस्तृत था। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित किया। दूसरी बात, साम्राज्य के साथ साथ अशोक एक कल्चरल व्यक्तित्व थे। अशोक ने अपने शांतिवादी नीतियों से, अपने अहिंसावादी नीतियों से अशोक ने समस्त मानवता के कल्याण का प्रयास किया। अशोक पहला ऐसा शासक हुआ विश्व इतिहास में जिसने जीवों और जीने दो, मतलब आपके लिव एंड लेट लिव का सिद्धांत इसने स्थापित किया। इसने वह बात जो वैदिक काल में ये कहा गया कि वैदिक हिंसा न भवति, जो सिद्धांत आया कि जिसमें कहा गया कि जो यज्ञों में हिंसा होती है वह हिंसा नहीं मानी जाती है, यह पहला शासक हुआ जिसने इस बात को भी नकार दिया और इसने जीव हत्या पे प्रतिषेध किया। जीव हत्या पर रोक लगा के इसने मानवता के कल्याण का प्रयास किया। और न केवल उसने बातें जो कही वो पूरी कल्पना नहीं थी, बल्कि उसको उसने पहले स्वयं के द्वारा उसने ढालने का प्रयास किया। इसीलिए अपने शिलालेखों में स्वयं वो प्रथम शिलालेख में पशु हत्या के निषेध की बात करता है। ठीक है, तो अशोक ने यह भी बात कहा, अशोक ने राजनीतिक हिंसा को भी हिंसा माना। ठीक है, तो अशोक ने यह पहला व्यक्ति हुआ जो राजनीतिक हिंसा को भी हिंसा मानता है, जबकि पहले ऐसा नहीं मानता था। दूसरी बात देखते हैं, इसके साथ ही साथ अशोक का सबसे बड़ा योगदान विश्व इतिहास में इस बात के लिए भी जाना जाता है
कि अशोक ने, ठीक है, जैसे कि एक शासक थे रोम के जिनका नाम था मार्कस ओलियस एंटोनियस। मार्कस ओलियस एंटोनियस जो थे, उन्होंने अपने समय में किताब लिखी थी मेडिटेशन, लेकिन उनके समय में सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ। उन लोगों ने खुद नहीं फॉलो किया। अशोक पहला ऐसा व्यक्ति था विश्व इतिहास में जिसने अपनी नीतियों को पहले स्वयं फॉलो करना शुरू किया। अशोक ने अपनी नीतियों को स्वयं फॉलो करना शुरू किया। यह जो अशोक का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान था। अशोक ने जिस धम्मनीति की बात की वह वैसे ही धम्मनीति था जैसा कि अखनाटन की क्रांति में जो विश्व का प्रथम मोनोलिथिक रिवोल्यूशन माना जाता है, या प्रथम आपका एकेश्वरवादी आंदोलन माना जाता है, जो एक देवता के विचारधारा से ओतप्रोत था। जैसे अखनाटन आप धर्म कहते हैं, जिसमें ओमेन होते ने इसमें योगदान दिया। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि अशोक ने जिस नीति का पालन किया वही नीति आगे चलकर अकबर ने भी फॉलो किया। अकबर का भी जो दीन इलाही है, जिसे तौहीद इलाही कहा जाता है, जिसका उल्लेख अबुल फजल तौहीद इलाही दिव्य एकेश्वरवाद के नाम से किया है, जिसमें एक देवता को सर्वोच्च मानने का विधान है और एक उसी देवता के समस्त अलग अलग नाम की चर्चा करते हुए, अलग अलग स्वरूप की चर्चा करते हुए उसी के माध्यम से समस्त संसार को नियोजित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय वेदों में, भारतीय पुराणों में जो एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती का कथानक है, ठीक है, हरि अनंत है कथा अनंता कहीं सुनई, बहुविध बहुसंता की जो अवधारणा है उसे अशोक ने स्थापित करने का प्रयास किया और आगे चल के अन्य शासकों ने भी उसे स्वीकार किया। और इस प्रकार अशोक ने अपने समस्त प्रजा में वो एकीकृत करने के लिए, उसमें एकता स्थापित करने के लिए, उसमें भारतीयता की भावना जगाने के लिए आर्यावर्त संस्कृति, जम्बूद्वीप की संस्कृति के माध्यम से सभी को एक कल्चरल यूनिटी में स्थापित करने का प्रयास किया। यह अशोक का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी बात यह भी है कि अशोक ने कल्चरल आस्पेक्ट के रूप में धम्म का प्रयोग करके, अहिंसावादी आदि नीति का पालन करके उसने समस्त मानवता को एकीकृत करने का प्रयास किया। मानव मात्र में इस विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया कि सभी मानव समान हैं और प्रत्येक धर्म, संस्कृति, सभ्यता को उसने एकीकृत एक भाव से देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो जो अशोक का यह प्रयास, जैसे थियोरी ऑफ हेजमोनी में एंटोनियो ग्राम्सी कहता है कि शासन प्रशासन जो होता है वह कल्चरल एस्पेक्ट को, सांस्कृतिक तत्वों को भी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की शांति सुरक्षा के लिए, राज्य के एकीकरण के लिए प्रयोग करता है। तो अशोक ने भी निश्चित रूप से उस कल्चरल जो हेजमोनी का पालन करने का प्रयास यहाँ पे किया है। तो कुल मिला के यद्यपि अलग बात है कि अशोक का धर्म कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, लेकिन इस बात के लिए अशोक को जरूर जाना जाएगा कि अशोक ने कम से कम विश्व इतिहास में पहला शासक हुआ जिसने इस बात के लिए प्रयास किया। इसीलिए अशोक के मूल्यांकन करते समय रायचौधरी आदि ने अशोक को विश्व परिप्रेक्ष्य में एक महानतम राजा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। अशोक की शांतिवादी नीतियों के कारण अशोक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है विश्व में, ठीक है। तो अशोक ने कुल मिलाकर अपने धर्म के माध्यम से, अपने अहिंसा और शांतिवादी नीतियों के माध्यम से और धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से विश्व को एकीकृत करते हुए सर्वभ्रांत सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास किया। इस वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के दौर में अशोक ऐसा प्रथम महान शासक हुआ अपने समकालीन दौर में पूरे विश्व इतिहास में जिसने निरस्त्रीकरण की बात किया, जिसने समतावादी समाज की बात किया, जिसने तत्कालीन दौर में शांति सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। तो वर्तमान में जो आपका वैश्विक समाज की बात है, जो वैश्विक गांव की अवधारणा है, जो ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है, ग्लोबल विलेज की जो संकल्पना है, सर्वधर्म समभाव की जो विचारधारा है, उसको स्थापित करने में अशोक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के लिए अशोक का नाम जो है विश्व इतिहास के महानतम शासकों में लिया जाएगा। आगे चल के रॉलिंसन और रायचौधरी ने हर्षवर्धन में कुछ अशोक की बातें और कुछ समुद्रगुप्त की बातों का समावेश किया और रॉलिंसन
और रायचौधरी ने हर्षवर्धन के लिए कहा कि हर्षवर्धन जो है अशोक और समुद्रगुप्त की हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त की नीतियों हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का सम्मिश्रण था, यह बात उन्होंने कहा था। राजनेशन और रायचौधरी का यह महत्वपूर्ण मत है जिसमें दोनों के बातों को समावेश करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो कुल मिला के अशोक का जो नाम है, फेम है विश्व इतिहास में, इसीलिए महत्वपूर्ण है।